हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और हमारे चैनल पे जो 2021 के उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो ये उसी वीडियो की श्रृंखला है। और मेरी यही कोशिश है निरंतर कि आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट है यूपीएसआई के लिए वो डेली प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन तो ऐसे लेके आता रहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएं जिसमें यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हों। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम रोज़ अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट देखिए और मेरी कोशिश है कि आपको सबसे अच्छे क्वेश्चन ला के दिए जाएँ। चलिए, तो हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम जब उत्तर प्रदेश पड़ा, उससे पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन बी आर्य प्रदेश, ऑप्शन सी अवध प्रांत और ऑप्शन डी उत्तरी प्रांत। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं हम अपना जो सही आंसर है उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उससे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस था। चलिए, अब एक चीज़ और जान लेते हैं। जो ये आर्य प्रदेश है, आर्य प्रदेश जब सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, जब आर्य थे, तो जो उत्तर प्रदेश के आसपास का पूरा क्षेत्र था उसको आर्य प्रदेश कहा जाता था। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। जो आज का उत्तर प्रदेश है, उस टाइम उसके आसपास के पूरे एरिया को आर्य प्रदेश कहा जाता था। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब हम अपना तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जो अवध प्रांत है। अवध प्रांत उत्तर प्रदेश को कब कहा जाता था? जब उत्तर प्रदेश में नवाबों का शासन था। ठीक है, मतलब जैसे आसिफउद्दौला और वाजिद अली शाह, इन लोगों का शासन था, तब उत्तर प्रदेश को अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी श्री नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, आपने नाम सुना होगा, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी हेमावती नंदन बहुगुणा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। और एक बात और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के यूपी के जो पहले सीएम थे, ठीक है, पहले सीएम, ठीक है, वो भी गोविंद बल्लभ पंत थे। तो ये बात याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आइए, अब इस ऑप्शन में भी जो और बात, जो ऑप्शन है उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इनका अब सबका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। तो जो ये ऑप्शन सी है हमारा, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे सीएम थे, ठीक है, जो पीएम बने। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हम एक बात हेमावती नंदन बहुगुणा के बारे में भी समझ लेते हैं। जो हेमावती नंदन बहुगुणा थे, ये उत्तराखंड के यू के उत्तराखंड के पहले सीएम थे। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर है। ठीक है, अभी ऊपर हमने दूसरा क्वेश्चन देखा कि सबसे
लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे। अब हम देख रहे हैं कि सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है हेमावती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी त्रिभुवन नारायण सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हेमावती नंदन बहुगुणा के बारे में बताया उत्तराखंड के पहले सीएम थे, तो ये तो हो नहीं सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। गोविंद बल्लभ पंत सबसे अधिक समय तक हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए, तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी है त्रिभुवन नारायण सिंह सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश के सीएम के पद पर रहे। चलिए, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन दे के और फंसा देता है। तो उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी बी संसद, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राज्यपाल। तो प्रधानमंत्री तो नियुक्ति करते नहीं है, तो ये गलत हो गया। संसद भी नियुक्ति नहीं करती है, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होगा। तो जो ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के सामने, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन डी है राज्यपाल। ठीक है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए, अब हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अभी ऊपर हमने देखा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये समझते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ये तो हो नहीं सकता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। गृह मंत्री भी नहीं हो सकता है, गृह मंत्री किसी के नियुक्ति नहीं करता है। अब जो हमारे दो ऑप्शन है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति, इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और राज्यपाल जो अपना मतलब राज्यपाल जब रिजाइन करता है, अपने पद से हटता है, तो वो जो अपना लेटर है वो राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, चलिए, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसका है। ठीक है, मतलब जिस राज्य में भी विधानसभाएं हैं और विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसका है, तो हम इसके साथ साथ और भी फैक्ट समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन ए है राज्यपाल को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को, सॉरी ये डी टाइप नहीं हुआ, गलती से मिस्टेक हो गई, ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हमारा जो मैंने ऑप्शन जैसा कि बताया आपको, ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री को ये अधिकार नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, मुख्यमंत्री को भी अधिकार नहीं होता है कि वो विधानसभा को भंग कर सके। अब ऑप्शन ए और बी में से ही कोई एक सही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, लेकिन विधानसभा को नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए है राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल के पास, किसी भी प्रदेश में राज्यपाल के पास ही अधिकार होता है कि वो विधानसभा को भंग कर सके। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला और 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन था वो 1935 में लखनऊ में हुआ।
ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। बताया ना आपको कि एग्जामिनर हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चों को फंसाया जा सके। तो ये बात याद रखिएगा कि 1935 में किसान आंदोलन हुआ लखनऊ में। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ये नहीं हो सकता है, ये तो गलत है। अब इन तीन ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन कोई सही है, तो हमारा जो सही आंसर है वो है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में जो लखनऊ में किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला और 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। ठीक है, अयोध्या में एक शिलालेख स्थापित किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि वो शिलालेख किस काल में स्थापित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी शुंग काल और ऑप्शन डी कुषाण काल। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये हो नहीं सकता है, मौर्य काल में नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुषाण काल में भी नहीं हुआ। ये जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, शुंग काल में। ठीक है, आपको जैसा कि पता होगा कि शुंग काल की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने ही अयोध्या में जो शिलालेख है, ठीक, उन शिलालेख की स्थापना की। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो मौर्य काल था, मौर्य काल के पहले जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, बृहद्रथ, और मौर्य काल का जो अंतिम शासक था उसका नाम भी बृहद्रथ था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शिलालेख शुंग काल में बना और शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने ही अशोक के जो 84,000 स्तूप थे, ठीक है, आपको पता होगा अशोक के 84,000 स्तूप थे। ठीक है, तो अशोक के 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बाद में 2 स्तूपों का निर्माण फिर से करवाया जो कि एमपी में है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ यूपीएसआई के लिए ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के जितने एग्जाम में लेखपाल हो गया या आरओ हो गया, उन सब में इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और कई बार पूछा भी गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नोएडा व शाहियाबाद, ऑप्शन बी बरेली व रामपुर, ऑप्शन सी मयूरपुर व नवाबगंज और ऑप्शन डी चुर्क व डल्ला। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, चुर्क और डल्ला में उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने स्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, भारत की नहीं। तो चुर्क और डल्ला में। अब एक चीज़ और, नवाबगंज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है तो नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसा एक दो फैक्ट मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो खेल के सामान है, खेल के सामान ये कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये बनाया जाता है आगरा में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में सब्जी भाजी केंद्र कहाँ पे है। ठीक है, सब्जी भाजी, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों का फेवरेट है। सब्जी भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्जी भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो है वाराणसी में। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 2 आरबीआई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश अकेला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 आरबीआई हैं। तो जो पहला आरबीआई है वो कानपुर में है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी जब लखनऊ बनाई गई तो एक और आरबीआई की ब्रांच खोली गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि लखनऊ में है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला और हमारा आखिरी प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी वाराणसी में और ऑप्शन डी कानपुर में। तो हमारा जो सही आंसर है वो है डी कानपुर। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो आरबीआई है, आरबीआई की उत्तर प्रदेश में जो पहली आरबीआई की स्थापना हुई वो कानपुर में हुई, और जब लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई तो यहाँ पे भी आरबीआई की एक ब्रांच की स्थापना की गई।
और उत्तर प्रदेश में जो 2 हाई कोर्ट हैं, 2 हाई कोर्ट कहाँ पे हैं? जो उत्तर प्रदेश का मेन हाई कोर्ट है, ठीक है, वो उसकी खंडपीठ इलाहाबाद में है और उसकी जो दूसरी ब्रांच है, दूसरी खंडपीठ है, उसकी स्थापना लखनऊ में की गई। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले